So, Mizan, first of all, thank you so much to joining us. Not at all. Thank you, यार. Thank you for having me. और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मलाल के लिए. मलाल के बाद भी काफी मुलाकात हुई, लेकिन ये लंबी गैप हो गई इसके बाद. और जी. पहले तो ये बताइए कि लॉकडाउन में सभी घरों में हैं, तो किस तरह अपना वक्त बिता रहे हैं मिजान इस पर? फिलहाल तो एक्चुअली मैं अपने घर पे नहीं हूँ. ओके. पूरे लॉकडाउन के समय में एक्चुअली मार्च में मेरे बर्थडे के बाद मैं मेरे दोस्तों के साथ मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे आया था दिल्ली में. Great. और उसके बाद ये लॉकडाउन का सिलसिला जो है शुरू हो गया. बट उसके बाद से मैं यहाँ पर ही लॉकडाउन सॉर्ट ऑफ हूँ, क्वारंटीन. और ऑलमोस्ट 4 महीने होने आए. एंड मैंने 4 महीने से मैंने अपना घर नहीं देखा, अपने माँ बाप नहीं देखे, बहन भाई नहीं देखे. बस रियली उनको मिस कर रहा हूँ. एंड आई होप कि लॉकडाउन जल्दी से जल्दी खत्म हो और मैं घर चला जाऊं. बट आपका सवाल ये था कि मैं लॉकडाउन में कर क्या रहा हूँ, समय कैसे बिता रहा हूँ. तो जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारा फ्री टाइम है हमारे पास अभी लॉकडाउन में. तो उसका सही तरीके से यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. या तो मैं बैठकर सिर्फ टीवी देख सकता हूँ, नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ, मूवीज देख सकता हूँ, या तो मैं नई चीजें सीख सकता हूँ, कुछ चीजें प्रैक्टिस कर सकता हूँ. तो आई थिंक मैं दोनों का एक अच्छा बैलेंस है मुझ में. एंड मैं उठता हूँ एंड पहले तो मैं पियानो प्ले करता हूँ इन द मॉर्निंग. एंड उसके बाद आई थिंक अराउंड आधा घंटा से 40 मिनट्स 40 मिनट में पियानो प्ले करता हूँ. उसके बाद मैं मेरे पेरेंट्स से बात करता हूँ, फैमिली से बात करता हूँ, जो भी मीटिंग्स होती हैं, या जैसे हमारा ये अभी कॉल हो रहा है, ऐसा कुछ अगर इंटरव्यू हो तो मैं करता हूँ. फिर उसके बाद अराउंड शाम तक तो मैं फ्री हो जाता हूँ. फिर उसके बाद गिटार भी बजाता हूँ रात को फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यहाँ पे हमारे 6-7 फ्रेंड्स हैं साथ में. तो टाइम पास हो जाता है और साथ में सब बैठ के गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, गाते हैं. तो काफ़ी मज़ा आता है. और उसके साथ साथ स्क्रिप्ट रीडिंग्स होती हैं, या अगर स्क्रिप्ट पढ़नी है, या अगर ऐसा कुछ मैनेजर से बात करनी हो तो वो सब हो जाता है. फिर बीच में हम लोग खाना भी बना रहे थे. तो सो दैट वाज गुड. मम्मी को फोन लगाया जा रहा था और मम्मी से पूछा जा रहा था कि मम्मी अभी क्या डालना है. अच्छा 5 प्याज डाल दिए, अच्छा 3 टमाटर डाल दिए, अभी इसके आगे क्या. तो दैट वाज फन. और उसके अलावा मैं एक नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ. तो दैट इज गुड. एंड उसके अलावा जो एक्टर्स बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे आई एक्सरसाइजेस हो गई, वॉइस एक्सरसाइजेस हो गई, ये सब. तो वो भी करने की कोशिश करता हूँ दिन में कभी कभी. एंड यहाँ पर एक्चुअली एक छोटा सा जिम है, बट है नॉट बैड इनके फार्म हाउस पे. तो मैं वो यूज कर रहा हूँ. एंड शाम को हम सब दोस्त मिलकर साथ में जिम जाते हैं. एंड कभी कभी ऑल्टरनेट डेज पे हम शाम को, यहाँ पर उनके पास हॉर्सेस भी हैं 2-3, तो हॉर्स राइडिंग करते हैं हम. और और उनका एक छोटा सा यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्म भी है. तो कभी कभी जब यहाँ पर हमारी सब्जियां खत्म हो जाती हैं तो हम वहाँ जाते हैं उनके ऑर्गेनिक फार्म पर सब्जियां उठाने. तो ये सारी चीजें छोटी मोटी होती रहती हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, ताकि बस जस्ट रुकें कि लॉकडाउन खत्म हो. और वापस मेरी हंगामा की एक्चुअली 12 दिन शूटिंग बाकी थी. शूट भी हुई जी. तो सिर्फ 12 दिन बाकी थे और आई एम होपिंग कि जल्दी से जल्दी वो खत्म हो जाए. तो सेट कितना मिस कर रहे हैं हंगामा का जब से आगाज हुआ है, जब से अनाउंसमेंट, काफी हंगामा हो गया है ऑडियंस में, एक बज़ बना हुआ है उसका. राइट. आई मीन पहली जो फिल्म थी हंगामा 1, और नॉट ओनली हंगामा एज अ फिल्म बट प्रियदर्शन जो है एज अ डायरेक्टर, वो इतने जाने माने हैं और लोगों के इतने पसंदीदा है. तो इसलिए आई थिंक लोगों की इतनी उम्मीदें बढ़ गई हैं, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई है, लोग रुके हैं. एंड मैं खुद रुका हूँ कि पिक्चर कब रिलीज हो, मुझे खुद देखनी है, बिकॉज मैं एक फैन हूँ प्रियदर्शन का, मैं फैन हूँ हंगामा 1 का, जैसे कि बाकी सब हमारे देश के लोग हैं. एंड सो एक्साइटमेंट तो बढ़ गई है और चर्चा भी बढ़ गई है. बस अभी शूटिंग खत्म होने की देरी है और आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगा हमने जो काम किया है. सो मीजान, साथ ही साथ हंगामा के साथ, हंगामा 2 के साथ परेश सर हैं, शिल्पा हैं, 13 साल बाद कमबैक कर रही हैं. तो उनसे क्या कुछ सीखने मिला, क्या कुछ जानने मिला बीइंग एक्टर? एक तो पहली बार जब एक्चुअली मुझे पता चला था कि परेश सर और शिल्पा मैम होने वाले हैं फिल्म में, ओके. मैं एक्चुअली क्वाइट
मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं कभी इनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, और अगर करूंगा भी तो इतना जल्दी मेरे करियर में नहीं करूंगा, जी। क्योंकि ये सिर्फ मेरी सेकंड फिल्म है। तो प्रियदर्शन डायरेक्टर, परेश रावल एक्टर हैं आपके साथ, शिल्पा शेट्टी हैं एज अ को स्टार, राजपाल यादव हैं एज अ को स्टार, मनोज जोशी हैं एज अ को स्टार, तो बहुत सारे लोग हैं एंड तो एक सॉर्ट ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक बर्डन आ जाता है, बोझ आ जाता है कि अभी अभी हमें लोगों की उम्मीदों को पर मतलब बरकरार रखना है, बिकॉज जाहिर सी बात है कि इतनी बड़े बड़े स्टार्स अगर आपके साथ एक्टिंग करेंगे, एक तो उनकी परफॉर्मेंस एक हाई लेवल परफॉर्मेंस होने ही वाली है, उसके ऊपर से लोगों की जो एक लोग आपको कंपेयर करने लगेंगे। यू नो एग्जैक्टली। पहले तो आपको कंपेयर करेंगे अक्षय अक्षय खन्ना सर के साथ जो पहले हंगामा में थे। हंगामा दूसरा में थे। आपको शायद से कंपेयर करेंगे अक्षय कुमार सर के साथ, बिकॉज वो प्रियदर्शन की बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। कर चुके और हैं। फिर आपको कंपेयर करेंगे आपके ग्रैंडफादर और फादर से जो इतने सारे कॉमेडी फिल्म्स कर चुके एक- हैं, एंड देन दे आर आल्सो गोइंग टू कंपेयर यू टू परेश सर हु इज देयर आपके साथ स्क्रीन पे। तो बट मैं ये चीजों को एक्चुअली नजरअंदाज कर देता हूँ, आई डोंट रियली थिंक अबाउट इट, बिकॉज जितना मैं सोचूंगा उतना मुझे ही टेंशन होने लगेगा। बट आई थिंक मैं बस इन्हें इग्नोर करके अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और डायरेक्टर की सुनने की कोशिश करता हूँ। तो प्रेशर तो था, एक्साइटमेंट भी था, बट ये जो मंजे हुए एक्टर्स होते हैं ना, इनका एक और इनकी एक बहुत एक स्किल होती है जो विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जो है कि ये दूसरे एक्टर्स को कंफर्टेबल करवाते हैं ओके। एक सीन में ओके। या एक शॉट में या फ्रेम में। तो मैंने कई एक्टर्स के साथ देखा है, अगर वो किसी जूनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं या इनएक्सपीरियंस साथ एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इन अ वे उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनका ख्याल रखने आप जो दूसरे एक्टर्स हैं। तो एंड वो करते हैं, मैंने देखा है ये सारे एक्टर्स के साथ। तो अगर कोई ऐसा नया आ गया सेट पे या कोई यंगर आ गया, तो परेश सर के लिए तो मैं एक बच्चा ही हूँ। तो उन्होंने उसी तरीके से मेरी देखभाल की और मेरी मदद की ऑन सेट, और उन्होंने मुझे गाइड किया सॉर्ट ऑफ कि तू ऐसा मत कर, ऐसा कर, टेंशन मत ले, यू आर डूइंग वेरी वेल, सोच मत उसके बारे में, बस कर दे, तू बहुत अच्छा कर। तो ये चीजें आपकी मदद करती हैं ऑन सेट। एंड या एंड अब तक तो काफी बढ़िया जर्नी रही है, और मैं यही आशा करता हूँ कि मैं उनके साथ और काम करूं, और प्रियन सर के साथ और काम करूं। ऑब्वियस मिजान, वो जो चार्म है एक पहली फिल्मों के साथ ही आप में जरूर बेशक दिखा है, जिस तरह आपने पहली फिल्म में परफॉर्मेंस दी थी, बेशक थैंक वो चार्म दिखाई दे रहा। अगर बात करें तो डैड से, जो कि मेरे फेवरेट एक्टर हैं, वन ऑफ द जी। फेवरेट एक्टर, उनसे क्या कुछ सजेशन मिलता है, क्या कुछ गाइड, किस तरह गाइड करते हैं वो पहली फिल्म से दूसरी फिल्म के बीच की अगर बात की जाए तो? डैड एक्चुअली एक ऐसे इंसान है जो आपको स्क्रीन पे आप देखेंगे तो एक अलग ही पर्सनालिटी है, बिकॉज वो बहुत फनी है स्क्रीन पे। बट अगर आप एग्जैक्टली। रियल लाइफ में देखें उनको, तो बहुत वो स्ट्रिक्ट है। सीरियस है, बहुत चुप रहते हैं, बहुत इंट्रोवर्टेड है, एंड ज्यादा बोलते नहीं है। बट डैड ने एक्चुअली जितना भी समय डैड बिताते हैं उनके बच्चों के साथ, मैं और मेरे दो सिबलिंग्स हैं, मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, तो हम तीनों को एक्चुअली जितना वक्त वो बिताते हैं उसमें वो ये कोशिश करते हैं कि जितनी सीख दे सकें उतनी दें। एंड उन्होंने हर बार, चाहे वो फिल्म्स के तहत हो या कोई स्कूल के रिलेटेड हो, या रिलीजन के रिलेटेड हो, बिहेवियर के लिए रिलेटेड हो, ऐसा कुछ भी हो, तो उन्होंने ऑलवेज हमें सही पाथ पर लाने की कोशिश की है। एंड विथ फिल्मिंग एक्चुअली मेरा डैड से ज्यादा बातचीत नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ ओके। एक्टिंग या फिल्म, बट दादा से काफी बातचीत होती थी, ओके। और आज भी ओके। होती है, बिकॉज दादा के साथ एक अलग बॉन्ड है, एक अलग लगाव है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट नहीं रहते। हमारे जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो हमें काफी बिगाड़ते हैं बचपन से। तो मेरे दादा ने भी वही किया है, एंड उनसे ज्यादा सॉर्ट ऑफ एक फ्रेंडली लेवल पर लगाव है। तो उस वजह से उन्होंने बहुत हेल्प की, और अपनी कहानियों से मुझे सिखाया कि क्या करना चाहिए सेट पे, कैसी एक्टिंग होती है, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसे डायरेक्टर के साथ पेश आना चाहिए, सो ऑल ऑफ दैट। और ऐसा कोई क्लास या ऐसा कोई कुछ सिखाया तो है नहीं, बट उन्होंने कहानियां सुनाई। और अगर आप एक गुड लिसनर हो और अगर आप सुनो,
तो आप उन कहानियों से ही सारी चीजें सीख जाते हो। तो आई थिंक एग्जैक्टली। उन चीजों से मुझे बहुत सीखने को मिला है, दादा से और डैडी से ऑफ कोर्स। सो या, एंड उन्हीं की जीन्स हैं ऑब्वियसली जो पास ऑन हुई है। तो अगर मैं ना कहूँ और अगर मैं ये कहना भी चाहूँ कि ये मैं मेरी खुद की देन है और मैंने खुद की है, सो दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। एंड कहीं ना कहीं आपकी पूरी जिंदगी में आप चीजें उठाते रहते हो, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग उठाता रहता है, सीखता रहता है। तो आई थिंक मैंने पूरी जिंदगी में कहीं ना कहीं दादा और डैड से इतनी सारी चीजें उठाई हैं, वो कहीं ना कहीं आके अब मुझ में बस गई हैं और बैठ गई हैं, और अब मैं जब सेट पे जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आती हैं। सो पूरा उनका इसका थैंक यू तो उन्हीं को जाता है। सो या मीज़ान, आपको हमेशा रणबीर के साथ काफ़ी वो किया जाता है कि आपने उनके लिए काम भी किया हुआ है। राइट, राइट। सो मतलब आगे भी आने वाले दिनों में किस तरह किसे आप अपना आइडल मानते हैं या किस तरह की फ़िल्में करना चाहते हैं? ऐसा कुछ थॉट है आपका? यू नो न्यू जनरेशन में रणबीर कपूर एंड यस ऑफ कोर्स रणवीर सिंह एंड वरुण धवन, ये तीन मेरे फेवरेट हैं। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम देम मैं इनको आइडलाइज नहीं करता। ओके, मैं आइडलाइज मेरे फादर को करता हूँ, बट अगर आप देखें कि आज के सुपरस्टार में अगर आप मुझे पूछें कि कौन मेरा आइडल है, तो मैं कहूंगा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान। बिकॉज फॉर मी दोनों जिस तरीके से उनकी जर्नी गई है, यू नो तो जब मैं उसको देखता हूं तो मैं काफी इंस्पायर हो जाता हूं। बिकॉज मिस्टर बच्चन ने, उनकी जब पहले आए थे इंडस्ट्री में, उनकी पहली 7 फिल्में फ्लॉप गई थी। फ्लॉप थी। यू नो फिर उसके बाद उन्होंने फिर भी वो हौसला नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, नहीं केप्ट ऑन एट इट, वो करते गए अपना काम। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड बिकॉज कभी कभी क्या हो जाता है कि हम डीमोटिवेट हो जाते, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर हमारी एक फिल्म नहीं काम करे या कुछ ऐसा हो जाए या किसी ने कुछ बोल दिया। बट मिस्टर बच्चन ने 7 फिल्में, इट्स 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 अ बिग बिग डील। एंड उसके बाद भी अपने आप को बरकरार रखना और फिर ऐसे पलटी मारना कि आप सबसे बड़े सुपरस्टार हो जाओ। यू नो सो दैट इज, वो बहुत इंस्पायरिंग हो जाता है। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, या जिस तरीके से अब मुझे मिस्टर बच्चन एक्चुअली मेरे फेवरेट है, बिकॉज समय बदलता है तो आपको समय के साथ भी बदलना पड़ता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हाउ जिस तरीके की फिल्में बदलती है ना ओवर द इयर्स, पहले हमने शोले देखी, शोले के बाद फिर दूसरी काइंड ऑफ फिल्म्स आई, फिर 90s में एक सॉर्ट ऑफ कुछ कुछ होता है, कभी कुछ कभी कम, वो तो 2000 में आ गए। बट हम दिल दे चुके सनम, परदेस, ऐसी काइंड ऑफ फिल्म्स बनी। फिर उसके बाद आने लगी अलग काइंड ऑफ फिल्म्स। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों का टेस्ट बढ़ता गया, जैसे ही हमने ज्यादा वेस्टर्न फिल्म्स देखनी शुरू की, तो हमारे भी क्या बोलते हैं टेस्ट जो है वो बदलने लगे। तो उसी तरीके से जो फिल्म्स हम बना रहे थे वो भी बदलने लगे। तो आज जो हमारी फिल्म्स हैं बहुत रियलिस्टिक हो गई हैं। एग्ज़ैक्टली। उनमें ऐसे गाने नहीं आएंगे कि एकदम से हीरो स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में गाना गा रहा है और ये और वो। तो रियल हो गई हैं फिल्म्स, अलग बनने लगी हैं। एंड द थिंग आई लाइक अबाउट मिस्टर बच्चन इज कि उन्होंने अपने आप को बदला वो बदला, उस समय के साथ, और वो बेशक। अलग काइंड ऑफ फिल्म्स करते गए, ताकि वो आज भी एक पार्ट रहे सॉर्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री का। बिकॉज उनके जमाने के इतने सारे एक्टर्स हैं जो आके गायब हो गए, बिकॉज वो बदल नहीं पाए, वो नहीं कर पाए जो आज जरूरत थी उनको करने की। जो ऑडियंस डिमांड कर रही थी वो नहीं कर पाए। तो आई थिंक जिस तरीके से मिस्टर बच्चन ने अपने आप को बरकरार रखा है एट दिस एज, और वो अलग अलग काइंड ऑफ रोल्स कर रहे हैं और अलग अलग काइंड ऑफ फिल्म्स कर रहे हैं, तो दैट इज रियली इंस्पायरिंग। और मैं चाहता हूं कि आई रियली होप कि मैं जब उनकी एज का हूं तो मैं भी ये कर पाऊं। बट हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी, जी, जी। जी, जी, आ हाँ, रही है। तो मैं यही कह रहा था कि मैं यही आशा करता हूँ कि जब मैं उनकी एज का हो जाऊं तो मैं भी आई होप कि ये सब कर पाऊं। जैसे कि अभी उनकी फिल्म आई थी गुलाबो सिताबो। तो गुलाब सिताब। एट दिस एज उन्होंने, एटलीस्ट आई थिंक, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था वेर हर सुबह उनको 3 से 4 घंटे सिर्फ मेकअप के जाते थे उनके। एंड ये एज में इतनी गर्मी में वो प्रोस्थेटिक का मेकअप लगाना, फिर वो उन्होंने एक अलग ही चाल अपनाई थी उनके किरदार के लिए। तो उसको ऐसा बेंड करके हंच करके चल के जाना है दिस एज, जिस दिखाता है कि आपका डिटर्मिनेशन और आपका जो
प्यार है अपने क्राफ्ट की तरफ वो कितना है, उनका पैशन जो है पूरा दिखता है उनके काम के थ्रू। तो आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। मीज़ान, आज काफ़ी बातें हो रही हैं, आज बॉलीवुड फैमिलीज़ को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। राइट। कहा जाता है कि जो नेपोटिज्म। स्टार किड हैं, उन्हें जी प्रिविलेज मिलता है इंडस्ट्री में ईज़िली जी एंटर करने का, ईज़िली सर्वाइव करने का। तो इन सब जी। चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो आई डोंट नो, मेरे पिताजी और मैं और मेरी पूरी फैमिली एग्री करेंगे कि मैं कोई स्टार किड नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पिताजी कोई स्टार नहीं है। ना तो मेरे पिताजी कोई पार्टीज में जाते हैं सोशलाइज करने ताकि उनको और काम मिले, ना तो वो किसी को सकअप करते हैं जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि जाके उनको काम मिले। उनका काम उनके क्रेडिट पर बेस्ड रहता है और उनके टैलेंट पर है ऑलवेज, उनको काम दिया गया है। एंड आई थिंक मैं भी चाहता हूँ कि मुझे मेरे टैलेंट की वजह से काम मिले, यू नो। एंड लोग अगर ये कहें कि मुझे इंडस्ट्री में इस वजह से जगह मिली है बिकॉज ऑफ माय फादर, तो ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज जब संजय सर ने मुझे लॉन्च करने का मौका दिया था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं जावेद जाफरी का बेटा हूँ। वो तो आई मैंने नो उनको सर। बात। और उसके अलावा अगर मेरे पिताजी तो संजय लीला भंसाली को जानते भी नहीं ना उन्होंने उनके साथ कभी काम किया है, यू नो। तो जितना मैं चाहता हूं कि संजय लीला भंसाली मुझे उनकी फिल्म मिले, मेरे पिताजी खुद चाहते हैं कि वो संजय लीला भंसाली उनको अपनी फिल्म मिले। सो मेरे पिताजी खुद सॉर्ट ऑफ इन अ वे स्ट्रगल ही कर रहे हैं, वो भी अपना काम ढूंढ रहे हैं अपने अलग से अपने काइंड ऑफ फिल्म्स दैट ही वांट्स टू डू। बट मेरा एक अलग सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल है। बट आज रणवीर सिंह का एक अलग काइंड ऑफ स्ट्रगल है, हर एक का एक स्ट्रगल होता है। बट आप उसको आप अपने आप को अगर उनकी शूज में डालें या उनके जगह पर डालें तो आप समझोगे कि उनकी क्या तकलीफें वो किधर से आ रहे हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत इग्नोरेंट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी है कि नहीं नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। ओके ठीक है, मैं ये भी समझता हूँ कि लोगों का गुस्सा किस तरफ से आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनको मौका मिलता है। यस, ऐसे कई ऐसे कई सेलिब्रिटी के बच्चे हैं जिनको मौका मिला है बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, नेपोटिज्म नहीं बिकॉज ऑफ उनके कनेक्शंस कह लो। बट कनेक्शंस। अगर सचिन का बेटा क्रिकेट खेलने जाएगा तो ऑब्वियसली उसको उसके फादर के कनेक्शंस के थ्रू एक बेटर मौका मिलेगा, राइट। एक बिजनेसमैन का बेटा अगर आज मुकेश अंबानी आकाश अंबानी को जियो दे रहा है तो ऑब्वियसली वो देगा बिकॉज वो उसका बेटा है। इट्स सिंपल, इट्स इन एवरी इंडस्ट्री ये चीज होती है, ये लागू है, ये है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आज अगर आप एक किसान हो और अगर आप बैठ के ये कह रहे हो कि नेपोटिज्म, तो आप अपना लैंड किसी दूसरे अच्छे किसान को थोड़ी ना दोगे, आप अपने बेटे को ही दोगे ना। इट्स द सेम थिंग, यू नो। बट एट द सेम टाइम ऑडियंस को ये दिमाग में या माइंड में रखना चाहिए दैट जो डिसीजन मेकर है वो वही है, ऑडियंस ही है और कोई नहीं है। तो अगर लोग जो आज इतना करण जौहर को ब्लेम कर रहे हैं या किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर बिकॉज करण जौहर जितना चाहे वो जितनी फिल्म्स बना ले, एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपके ही हाथ में। तो अगर आपको फिल्म नहीं देखनी है तो आप मत देखो, अगर आपको देखनी है तो देखो, सो इन अ वे अगर आप फिल्म देख रहे हो दैट मीन्स आपको वो एक्टर पसंद है या उसकी कोई क्वालिटी आपको पसंद आ रही है, इसलिए आप फिल्म देख रहे हो। तो एंड मैंने एक इंटरव्यू देखा था मिस्टर मनोज बाजपेयी का रिसेंटली, ओके। जो मेरे बहुत मन पसंदीदा एक्टर है, और उन्होंने ये कहा नेपोटिज्म पे कि यस आपको शायद एक मौका मिल जाए, 2 मौके मिल जाए, 3 मौके मिल जाए, बट उसके आगे वो आपका टैलेंट ही और आपका स्किल ही आपको बरकरार रखेगा आगे इंडस्ट्री में। तो अगर आप कोई फालतू एक्टर हो, अगर आपको एक्टिंग करनी नहीं आती और लोग आपको 3 पिक्चरों में झेल चुके हैं ऑलरेडी, वो चौथी में रिजेक्ट कर लेंगे आपको, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर करना चाहिए। यू नो सो मैं एक्चुअली ये सब चीजों से अफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। मैं एक्चुअली कभी कभी तंग हो जाता हूँ बिकॉज इतना उसका हवा बना दिया जाता है मीडिया में और सब जगह इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, बट आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आज जो मैं फिल्म कर रहा हूँ हंगामा 2, मैंने एक्चुअली रतन जी और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वीनस के सीईओ हैं और प्रियदर्शन सर है, मैंने दोनों से पूछा था, मैंने बोला सर आपने मुझे क्यों चुना ये फिल्म में? आपके पास इतने सारे एक्टर्स हैं, मेरी तो पहली पिक्चर फ्लॉप भी हो गई, तो आपने मुझे क्यों चुना?
तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ने एक्चुअली तुम्हारी फिल्म देखी और हमें तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि हम तुमसे मिले पहले। तो मैं उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने कहा कि जब हम तुमसे मिले तो हमें ऑटोमेटिकली, हमें ऐसा लगा कि हमें यार इसके साथ काम करने में मजा आएगा, एक अच्छा अच्छा वाइब है, एक फीलिंग आती है ऑटोमेटिकली। तो उन्होंने कहा कि स्वीट है, इसको ले लेते हैं, मजा आएगा इसके सामने ना, वो बहुत अच्छा एक्टर है, इसने काम भी बहुत अच्छा किया है, तो कर पाएगा रोल। तो उन्होंने कहा इस वजह से हमने तुमको रोल दिया। तो मैंने बोला ओके सर, अगर आपको मेरी एक्टिंग पसंद आ गई मलाल में और उस वजह से अगर आपने मुझे दिया तो थैंक यू, एंड आई आई होप कि जिंदगी भर मुझे उसी वजह से रोल्स मिले कि कोई डायरेक्टर ने अगर कोई मेरा काम देखा, बोला यार ये अच्छा एक्टर है, इसको लेते हैं फिल्म में। सो मेरे लिए वो एक विनिंग पॉइंट है, सो आई होप कि वही हो। सही कहा मिजान कि फिल्में फ्लॉप हो या हिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, राइट। जो ऑडियंस है वो भी परफॉर्मेंस देखता है एक्टर की, और खासतौर पे जो एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टर को ही कास्ट करते हैं उनकी। तो बेशक आप एक टैलेंटेड एक्टर हैं, फिर थैंक कहा यू। जाए अगर हंगामा 2 की तो रिलीज डेट करीब है, तो कुछ थी क्या करीब थी। चांसेस लग रहे हैं, क्या 14 चांसेस लग अगस्त को रहे हैं रिलीज होने वाली थी, और अब पता नहीं, बिकॉज हमारे पास स्टिल 12 दिन शूट के बाकी हैं। तो आई गेस हम डेट तभी फाइनलाइज करेंगे जब शूट खत्म हो जाए, सॉर्ट ऑफ। तो अभी तो फिलहाल पता नहीं, एक तो ये भी नहीं पता कि शूट कब वापस रिज्यूम हो। तो एक बार जब वो पता चल जाए तो फिर आई थिंक सब चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। बेशक इंतजार रहेगा उस दिन का मिजान, जब आप बड़े पर्दे पर फिर से नजर आएंगे अपने फैंस को एंटरटेन करते हुए बिल्कुल। हंगामा और 2 के एक्चुअली साथ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये फिल्म में गाने बहुत अच्छे हैं, हंगामा में। ओके। तो ओके। और जिस तरीके से उसे पिक्चराइज किया गया है और मुझे नचाया भी गया है काफी, तो बहुत अच्छा है। मैंने तो गाने सुने ऑब्वियसली, मेरे पास हैं, बट मैं रुका हूं कि लोग गाने सुने और उनको बहुत पसंद आएंगे, बिकॉज दे रियली गुड सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच मिजान, थैंक यू थैंक सो मच यू आपसे बात मेरी, करने के एंड लिए। और होपफुली जब वापस हंगामा का प्रमोशंस हो, मैं होपफुली वापस आपसे मिलूंगा और बातचीत करेंगे हम मिलके। जरूर, और इस बार उम्मीद करते हैं सामने सामने बैठ के इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो और मच आप, मिजान, थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड आई होप कि आप अपना ख्याल रखें इस कोविड के टाइम में और सेफ रहें। थैंक यू सो मच मिजान, टेक केयर, गुड थैंक लक, बाय बाय। बाय।